हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु ओझा और आपका हमारे इस चैनल जनरल स्टडीज में मैं वेलकम करता हूं। और जैसा ही गाइज ये हमारी पहली वीडियो है, तो हमारे इस चैनल की पहली वीडियो का मतलब बेसिक वीडियो। तो इसमें हम ये सिर्फ बेसिक कवर करेंगे कि हमारे इस चैनल का एम क्या है। तो और मैं जानता हूं यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग भी चैनल हैं, लेकिन मैं आपको एक तरह से मैं आपको पक्का करके देता हूं कि जो मैं बताऊंगा उससे एग्जाम से अगर बाहर कुछ आ जाए, चाहे वो एसएससी हो या फिर आईबीपीएस हो, जनरल स्टडीज का पूरा कंसेप्ट A to Z या 1 to 100 आप उसको कह सकते हैं। चाहे वो लूसेंट की किताब हो, नॉर्मल जो आती है 120 या 150 के आसपास जो राउंड आती है, चाहे उसकी बात हो, या फिर थोड़ी उससे अगर थोड़ा हायर लेवल जाएंगे तो थोड़ा सा उसकी बिपिन चंद्र की किताब आती है जीएस की, हिस्ट्री स्पेशल की, और ज्योग्राफी भी थोड़ी सी आती है। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत भी आती है, लेकिन हमें सफिशिएंटली सबसे बड़ी चीज है, मार्केट में मटेरियल बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें कौन सा अप्लाई नहीं करना ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि किताबें तो आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन हमें सिलेक्टेड आइटम पढ़ना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे बड़ी बात छोड़ने की होती है। तो हमें क्या छोड़ना है, अगर हमें वही पता लग जाए ना, तो हमारा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई नहीं रोक सकता। और हम लोग इसी में रहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट पाने के चक्कर में इतनी सारी स्टडीज पढ़ते चले जाते हैं जिसका कोई भी यूज होता ही नहीं है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो हम बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि मैं आगे क्या क्या कराने वाला हूं। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, मैं यहां से कुछ सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट करता हूं। कौन कौन से सब्जेक्ट जनरल स्टडीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आप उसको देखोगे और प्राइवेट फील्ड वाले भी देखते हो तो आपको भी बहुत आगे तक सपोर्ट करने वाली है, बहुत चीजें आपको फायदा होने वाला है इस चीज से, वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सब्जेक्ट्स को पहले आपको गिनती कराता हूं कि जनरल स्टडीज के अंदर कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, और उसके लेके आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको नंबर भी दूंगा, आप उससे मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग हमारा पहला जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं। एक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, एक होता है इंडियन हिस्ट्री। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड हिस्ट्री जो होती है वो हमारे बहुत कम पूछी जाती है, ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ सिविल्स को और जो थोड़े सीनियर मोस्ट जो पोस्टें होती हैं उनको छोड़ के। बाकी वर्ल्ड के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, और मैं तो कहूंगा अगर आप इसको स्केप भी कर दोगे तो कोई इसमें इशू नहीं आने वाला है। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट आती है इंडियन, क्योंकि इंडियन में ही इतना कंटेंट आपको मिल जाता है। आपको एनिशिएंट हिस्ट्री पढ़नी पड़ जाती है, जो पुराने जमाने वाली हिस्ट्री है, पुराने जमाने से कैसे स्टार्टिंग हुई थी, कहां से हमने लिखना चालू किया, शुरू में हमारे क्या क्या स्रोत थे, वहां से स्टार्ट होती है। फिर आती है मेडिवल, जहां से दिल्ली सल्तनत का काल आता है, मोहम्मद गौरी लोग आए थे, पहला जो अरब आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तो आपको यहां से थोड़ा सा स्टार्ट होगा, मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है, और ये जाती है आपकी कहां तक, ये जाती है 1857 तक। लेकिन जब वहां से जब स्टार्ट होती है 1757 1857 ही लेके चलूंगा इसको, क्योंकि वहां से उससे पहले मुगल लोग काफी बीच में इंटरफेरेंस रहती है उनकी, बहादुर शाह सेकंड तक। लेकिन उसके बाद फिर वहां से 1857 से स्टार्ट होती है 1947 तक, जो होती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जब आप देखोगे, तो जब मुगल से ही पढ़ते आओगे तो आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का अंदाजा होगा कि हाँ बैकग्राउंड कैसे कैसे बन रहा था, कैसे कैसे चल रहा था, कैसे वो लोग आते हैं हमारे भारत के अंदर आते हैं, और कैसे हमारे जो कुछ मुगल लोग होते हैं उनको ये पता भी नहीं होता कि इनके आने से हमारे पूरे देश का कितना बदलाव हो जाएगा, कितना हैम्पर कर जाएंगे हमारे इस देश को। उनको कोई ज्यादा, वो लोग सीधा परमिशन दे देते हैं, हर चीजों की देते जाते हैं, जिसकी वजह से हम इस चीजों को फिर उनकी पॉलिटिकल थॉट्स, अंग्रेजों ने किस चालाकी से भारत पर कब्जा करने की रणनीति बनाई, पहले कंपनी के माध्यम से, फिर कंपनी को ब्रिटेन की महारानी हटाने की प्रयास किया और खुद आने का प्रयास किया। तो डायरेक्ट ब्रिटेन सरकार ने हमारे ऊपर कब्जा नहीं किया, हमारे ऊपर पहले कंपनी ने कब्जा किया था। तो ऐसी ऐसी चीजें जब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आगे आपको थोड़ी नॉलेज भी गेन होती रहेगी और आपको चीजें पता लगती भी रहेंगी। उसके बाद हिस्ट्री के बाद आता है कि जब सेकेंड पॉइंट आता है तो आता है पॉलिटी। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हिस्ट्री से लगभग जुड़ा जुड़ा है, क्योंकि हिस्ट्री में आप चीजें पढ़ते हैं सिर्फ कि क्यों आए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये सब पढ़ोगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब अगर कोई किसी भी घर में अगर आप एंट्री करते हो तो आप क्या वहां पे क्या क्या चाहते हो, घर के अंदर जब आप एंट्री करते हो तो अपने हिसाब से आपको कुछ चीजें वहां पे डेवलप करनी पड़ती हैं, जिससे आपको खुद को सुविधा हो। जैसे कि मेरे को पैसे कितने खर्च करने हैं, कितने का सामान लाना है, कितने का क्या करना है, इतना हमारा बजट है पूरे इसका। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें घूम फिर के पॉलिटी के अंदर ही कवर हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति भी इतिहास से एक रिलेटेड टॉपिक है। जब मैं पढ़ाऊंगा, जब आपको पता लगेगा कि हाँ सच में
कि कितना रिलेटेड सब्जेक्ट है, मतलब आपस में उसके वाइस रॉय, गवर्नर जनरल बीच बीच में एक दूसरे के पास आते रहेंगे। ऐसे दिखेगा आपको कि पॉलिटी में भी हम यही चीज पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में भी हमने यही चीज पढ़ी थी, बस फर्क ये था वहां पे थोड़ा हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव से पढ़ी थी हमने कि इतिहास क्या था। यहाँ पे राजनीति, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में आया था उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, हम वो दोनों मिला के एक साथ पढ़ेंगे। तो इससे आपको थोड़ा डाउट आपके क्लियर तो रहेंगे क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है हमारा वो आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के अंदर दो ज्योग्राफी होती है, एक होती है इंडियन, एक होती है वर्ल्ड। एक होती है इंडियन ज्योग्राफी, एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या आता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरे विश्व की बात हम लेके चलेंगे कि पूरे विश्व में जैसे कि कॉमन चीजें क्या है भारत में और पूरे विश्व में कॉमन क्या है। धरती यहां भी है वहां भी है, वातावरण एटमोस्फेयर जो है यहां भी है वहां भी है। उसके बाद रेन जो करने के बारिश कैसे होती है, कितने टाइप से होती है, वहां भी है यहां भी वही प्रोसेस चलता है। पहाड़ कितने, यहां कैसे बनते हैं पहाड़, वहां कैसे बने होंगे पहाड़, सब कॉमन है। मिट्टी कैसी है वो भी लगभग कॉमन ही है, लेकिन इंडियन सॉइल थोड़ा अलग होती है। बाकी मिट्टी भी यहां भी है वहां भी है। तो मिट्टी में ऐसा नहीं पढ़ेंगे कितने तरीके की मिट्टी है, मिट्टी में पढ़ेंगे कि फॉस्फोरस जैसे कौन सी किस टाइप की मिट्टी होती है, किस में पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। उसके जो टाइप अलग अलग टाइप के जो सॉइल्स है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी में ही आएगा ये, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हर देश की अलग अलग मिट्टियां होती हैं। तो हम बेसिकली पढ़ेंगे जो वर्ल्ड पढ़ेंगे वो पूरे विश्व में जो चीजें विश्व में और हमारे भारत में जो कॉमन चीजें उस पे उसको बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और जो पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी वो हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से, हमारे ड्रेनेज सिस्टम हो गया इंडिया का, गंगा कहां से निकलती है, यमुना कहां से निकलती है, इंडस कहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र का नाम पद्मा हो जाता है बांग्लादेश में जाते ही, वो क्यों हो जाता है। उसके बाद ऐसे काफी सारी चीजें, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, डैम्स पढ़ेंगे कि बांध जो बड़े बड़े बांध हैं, उसके बाद वाटरफॉल पढ़ेंगे। और इसमें भी मैं आपको बताऊं अगेन वही जो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया था, क्या हमें नहीं पढ़ना। ज्योग्राफी में बहुत मटेरियल बहुत ज्यादा है। आप जब जीसी लियोंग की बुक आप जब लोगे तो आप देखोगे मिल जाएगी आपको, आसानी से अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में, लेकिन कितना उसमें ज्यादा कंटेंट दे रखा है। और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना मतलब है नहीं कि हमें सारा ही पढ़ना है, तो इसलिए कंसाइज मटेरियल पढ़ना है जो हमें पता है कि हाँ एग्जाम में आते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में, कौन से सन में, कौन से ईयर में आ चुका है, तो क्वेश्चन भी हम साथ में उसको लेके चलेंगे साथ में। तो डोंट वरी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि मतलब क्या है क्या नहीं, आता भी है या नहीं। मैं आपको क्वेश्चन सीधा ले जाऊंगा, सीधा उठा के दिखाऊंगा। एसएससी नहीं, मैं आपको यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ के लेवल के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा उसके अंदर। तो ज्योग्राफी का ये था। उसके बाद आता है फोर्थ आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जैसे कि हम सारे लोग जानते हैं कि मैक्रो माइक्रो नाम की दो बुकें होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि आप वो दो पढ़ लोगे तो आपको इकोनॉमिक्स सब चीजें पता लग जाएंगी, सब चीजें का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं आपको इकोनॉमिक्स से बहुत सारी चीजें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत लोग तो इसको एस्केप भी कर देते हैं क्योंकि उनको आता ही नहीं है, समझ में नहीं आती, मतलब टर्म्स समझ में नहीं आती। इसमें भी बहुत सिलेक्टेड आइटम्स है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ चीजें जैसे टर्म होते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी, कितने टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कि मार्केट में जो अंग्रेजों ने स्थापित की थी, हमारी नहीं है, वो अंग्रेजों ने स्थापित की थी। अगेन ये जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड थोड़ा बहुत हो जाएगा, बट इकोनॉमिक्स में इसलिए आता है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, लोगों की डिमांड होती है तभी तो सप्लाई होती है उसकी। जब लोगों की डिमांड ही खत्म हो जाएगी तो सप्लाई आगे से वो करेंगे क्यों, मैन्युफैक्चरिंग ही करेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे वो। तो जब डिमांड ज्यादा आएगी तब मैन्युफैक्चरिंग भी होगी और तब सप्लाई भी होगी। तो सारा कंसेप्ट जितना भी है ये। फिर आरबीआई, थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट आरबीआई की कब हुई थी ये थोड़ा सा हम कवर करेंगे। उसके बाद पीछे आरबीआई का पुराना नाम क्या था वो कवर करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी वो करेंगे। फिर इकोनॉमिक्स में जो कुछ मेजर चीजें जैसे 5 ईयर प्लान है, इसके 5 ईयर्स जो प्लान आ जाते हैं इसके, इसको हम कवर करेंगे। और उसके बाद ऐसे छोटी छोटी थोड़ी बहुत चीजें और होंगी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक आ गया, यूनाइटेड नेशंस आ गया, इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके थोड़े बहुत पॉइंट्स हम लेके चलेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर चाहे वो क्लैट की बात ही क्यों ना, क्लैट में मोस्टली बहुत ज्यादा आता है यूनाइटेड नेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। द नीदरलैंड में हेग नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी कैपिटल हेग में है, नीदरलैंड के अंदर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे बोलते हैं उसको, वो हेग में है। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन क्लैट में और आपके फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में और उसके बाद बीएचयू के लॉ एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं, जो कि कुछ नहीं है, बस सिर्फ बहुत कुछ एक समराइज चीजें हैं कि अगर आप इसको अगर यूं पढ़ लोगे, मैं आपको पीडीएफ, पूरी एक बुक है उसकी मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, तो आप उससे भी जा सकते हो पूरी। वो 120-30 पन्ने की बुक है, आप प्रिंट आउट निकलवा लेना,
सारी ऑर्गेनाइजेशन लाइन बाय लाइंस, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, किसने फाउंड किया था, क्या एम है, सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन हम उसमें से भी बहुत सिलेक्टेड डाटा पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, जो आता ही आता है। हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे बस। और उसके बाद आ जाता है जब पांचवी साइंस आते हैं, तो पांचवी आती है आपकी साइंस। पांचवी आती है साइंस, जिसके अंदर 3 पार्ट अगेन डिवाइड हो जाता है। फिजिक्स हो जाता है, बायोलॉजी हो जाएगी, और केमिस्ट्री हो जाएगी। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये मैं कहूंगा अगर आप 9-10 की जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप 9-10 की किताब अपने सामने रखिएगा, क्योंकि मैं भी उसी से फॉलो करूंगा। क्योंकि जो जितना भी सिलेबस होता है, अगर वो आपको एग्जाम से 10th का बेस का ही पूरा सिलेबस आता है, चाहे वो एसएससी हो, उसके बाद यूपीएससी सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, आईबीपीएसपी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स को छोड़ के, क्योंकि ग्रुप डी में थोड़ा सा डीपली दे देते हैं साइंस, लाइन बाय लाइन बिटवीन द लाइंस की चीजें पूछी जाती हैं, तो ग्रुप डी को थोड़ा एक्सेप्ट करके बाकी वो भी कवर करेंगे, हम कोशिश करेंगे वो भी सारी कवर हो जाए। लेकिन बाकी जो अदर एग्जाम्स में जो सीजीएल यूजीएल लेवल में, सीपीओ लेवल में जो आती है, वो 9-10 की एग्जाम्स आती है। जब मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तो आप किताब खोल के आप लाइन टू लाइन आप उसको साथ साथ पढ़ते रहना, ताकि आपको डाउट क्लियर होता रहे। ऐसा नहीं हो कि आप मेरी वीडियो देखो बाद में देखो तो थोड़ा आलस आ जाता है कि यार चलो वीडियो तो देख ली, बुक कौन खोलेगा इसकी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको मैं बताऊंगा जो पॉइंट, तो आपको मैं थोड़ा सा बीच में गैप दूंगा, आप बुक लाइन पे जाना, वहां पे आप चेक करना, वहां पे आप मार्क करना, उसको आप फिर बाद में नोट डाउन करना। तो इस थोड़ा उससे चलेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। और कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मैं आपको चैप्टर जब कराऊंगा साइंस में तो बता दूंगा कि ये फिजिक्स के अंदर आता है, ये चैप्टर पर्टिकुलर इतने चैप्टर जो है ये बायो में आते हैं, इतने चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो यही चीजें हैं। और बाकी इनके 5 सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट है, किसी भी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए 5 सब्जेक्ट बिल्कुल कोर सब्जेक्ट है। और इनके एक्सेप्शनल अगर आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आजकल क्वेश्चंस का ट्रेंड आ रहा है, वो आ रहा है सीए से, यानी कि करंट अफेयर से। 15 से 18 क्वेश्चन हर एग्जाम्स में अंदर फिक्स है। अगर कोई छोटा एग्जाम है तो वही इसका रेशियो थोड़ा निकाल लोगे तो 5 से 6 नंबर के आ जाते हैं। नहीं तो सीएपीएफ, सीडीएस, यूपीएससी लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें इसका पोर्शन बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि सीए भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बट मैं आपको सीए देखूंगा, अगर डेली टू डेली कराना होगा डेली टू डेली बताऊंगा आपको। अदरवाइज मैं मंथली एक मैगजीन फॉलो करता हूं, मैं आपको पूरी मैगजीन कराऊंगा अच्छे से। तो मैं आपको जब मैं मैगजीन कराऊंगा तब आपको पता लगेगा। आप डेली बाय डेली आप कुछ मैं डाल दूंगा, पोस्ट डालता रहूंगा, आप सिर्फ वो फॉलो करते रहना, आप बस देखना और जस्ट गो थ्रू कर लेना एक बार। बाकी जब लास्ट में मैं मैगजीन कराऊंगा उसको, तो 1 महीने की मैगजीन होती है, 28 पन्नों की है। तो मान के चलो अगर 2 पन्ने 3 पन्ने भी अगर हम एक दिन में करेंगे तो आराम से 1 हफ्ते में हो जाएगी वो मैगजीन। बर्डन नहीं कराना बिल्कुल भी कि 7-8 पन्ने एक दिन में करा दूं, आपको याद बिल्कुल ना हो। बस आपको जो मैं भेजता रहूंगा डेली टू डेली, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भेजूंगा इमेज फॉर्मेट में, आप उसको पढ़ते रहना है, बराबर पढ़ते रहना है, देखते रहना, ताकि आपको वो चीज दिमाग में क्लिक हो जाए। अगर मैं 1 महीने बाद उसको बताऊं कि ये चीज ऐसे थी, तो आपको हाँ मैंने कभी कहीं ना कहीं तो पढ़ी थी चीजें, तो आपको दिमाग में सीधा क्लिक कर जाए। तो इस पर्सपेक्टिव से चलेंगे। बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है, क्योंकि अगर आपको हार्ड करनी है ना तो आप जाके मुखर्जी नगर देख सकते हो, लाखों की तादाद में बंदे रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। कंसिस्टेंसी रखिए पढ़ाई में। बाकी आपको चीजें मैं आपको बताता रहूंगा और आपको ऐसे बंदों से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, आप लाइव भी कराऊंगा, ताकि आपको कोई डाउट हो किसी रिगार्डिंग तो आप उसे सीधा पूछ भी सकते हैं, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बिल्कुल बना रहे, घर पे बैठ के भी हमारी पढ़ाई जारी रहे। तो इसी आशा के साथ कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लगी होगी तो आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि तो पहली वीडियो अभी स्टार्टिंग ऑफ सीरीज स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द। और अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब सब्सक्राइब नहीं करते और जब लास्ट में देखते हैं कि 14-15 वीडियो उन्होंने डाल दी है, तो फिर हमें वो फॉलो करने का फिर मजा बिल्कुल नहीं आता कि यार 15 वीडियो पहले 15 देखें, उसके बाद 16वीं देखें। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप पहली से ही आप सब्सक्राइब रखें, ताकि आपको अगर आपको आता होगा तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, नहीं आता होगा तो आपको सीखने का एक नया अंदाज मिलेगा, नया तरीका मिलेगा, और नई चीजें मैं अपने अप्रोच बताऊंगा आपको कैसे यूटिलाइज करके एक वो लेवल लेके चलूंगा आपको, कि आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि यार ये तो कोचिंग में ऐसे बता रहे थे, ये ऐसे बता रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी कभी भी फीलिंग ऐसी आएगी नहीं, और आपको पढ़ने में मजा आएगा। ये मैं बता रहा हूँ, आप पहली वीडियो जब देखेंगे तो आपको तभी समझ में आ जाएगा कि हाँ वीडियो में कुछ तो अंतर है। तो इसी आशा के साथ कि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको पता लगेगा जब मेरी वीडियो अगली आनी होगी। वही आपको म्यूट जो नोटिफिकेशन आता है वहीं आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आज मेरी वीडियो आई है। तो इसी आशा के साथ मैं अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी पहली वीडियो में जो भी रहेगी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम क्या कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।